रिजल्ट्स वाटर में आप सबका स्वागत है और मुलाकात करने जा रहे हैं हम कंपनी वाटरवेज लेजर टूरिज्म से। कंपनी की स्थापना हुई थी नवंबर 2020 में। कॉर्डेलिया क्रूजेज समेत भारत की सबसे बड़ी डोमेस्टिक क्रूज़ कंपनी है और कंपनी समुद्र में क्रूज़ वैकेशंस ऑफर करती है, जहां ट्रैवल के साथ साथ आपको होटल, खाना, एंटरटेनमेंट और कई सारी एक्टिविटीज़ एक ही पैकेज में मिलता है। फिलहाल कंपनी के पास एक शिप है और उसका नाम है MV एम्प्रेस। और अब कंपनी इस वक्त मुंबई, गोवा, चेन्नई, कोची, लक्षद्वीप जैसे रूट्स पर क्रूज़ चलाती है और कुछ इंटरनेशनल रूट्स भी हैं जैसे कि सिंगापुर, श्रीलंका, थाईलैंड, मलेशिया जैसे। इसके अलावा लॉन्च के बाद से करीबन 7,30,000 से ज़्यादा यात्री कॉर्डेलिया क्रूज़ पर ऑलरेडी सफ़र कर चुके हैं और भारत के क्रूज़ जो ओशन है, हमारे यहाँ जो महासागर है, उसमें करीबन 80% मार्केट शेयर कॉर्डेलिया के पास है, वाटरवेज के पास है। और इंडियन कंपनीज में देखेंगे तो ऑलमोस्ट 100% ही, क्योंकि अकेली इंडियन कंपनी है जो वाटरवेज और क्रूज़ का कारोबार करती है। आइए 22 जुलाई को कंपनी के आए थे नतीजे, मैं आपके सामने नतीजे रख दूँ। आय 23%, 23.5% बढ़कर आई है, 190 करोड़ पर पहुँची है। 21% की बढ़त आपको दिखेगी एबिटा में, 45 करोड़ पर पहुंचा है और मुनाफा 26% बढ़कर 18 करोड़ से 23 करोड़ के आसपास पहुंचा है। ये तिमाही नतीजे हमने आपके पास रखे हैं। लिस्टिंग के बाद से ये पहले रिजल्ट्स आए हैं कंपनी की तरफ से। आइए एक बेहद खास मेहमान हमारे साथ कार्यक्रम में इस वक्त हो रहे हैं शामिल, कंपनी के CFO निशिकांत उपाध्याय साहब, जो कि अप्रैल 1, 2021 से कंपनी के साथ हैं और बैचलर्स डिग्री आपने ली है कॉमर्स में मोहनलाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी राजस्थान से और आप सी इंस्टीट्यूट के मेंबर भी यानी कि चार्टर्ड अकाउंटेंट भी है। निशिकांत जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका, धन्यवाद हमें समय देने के लिए। आपके नतीजों पर ही विस्तार से बातचीत करना चाहता हूँ। नंबर्स काफ़ी मजबूत दिख रहे हैं। सबसे पहले तो समझाएं कि किस तरह के लोड फैक्टर पे आपने इस तिमाही में काम किया है? क्या पिछले तिमाही के मुकाबले में कुछ इंप्रूवमेंट दिखा है? क्या पहले से ज़्यादा पैसेंजर्स आपके क्रूज़ पर आए हैं? अगर आप देखेंगे मार्च का जो क्वार्टर था उसमें करीब 83% लोड फैक्टर था। ओके, 83%। और अभी जो हमने ये जो क्वार्टर जून वाला क्लोज किया है उसमें 105% का लोड फैक्टर रहा है। अच्छा, ये 100% से ऊपर भी जाता है? हाँ जी, शिप में कैसा रहता है कि आप जैसे हमारे पास में 800 रूम हैं। अच्छा, तो जनरल स्टैंडर्ड है ग्लोबल कि आप जितने रूम हैं उसको नंबर ऑफ पैसेंजर्स 2 मानते हो, आप मल्टीप्लाई करते हो तो 1600 लोग लेके। करेक्ट। बट आपके पास 3 बेड और 4 बेड रूम भी होते हैं और शिप की एक खासियत ये है कि आप रूम नहीं बेचते हो। अच्छा। आप बेड बेचते हो। अच्छा। हाँ, तो आप अगर 2000 पैसेंजर लेके जा रहे हो तो आपका इसलिए लोड फैक्टर आप करीब 125% तक आप चाह सकते हैं। अच्छा। पर जब बेंचमार्किंग होती है सब चीज़ों की वो 100% से होती है, क्योंकि खर्चा जनरली वही रहता है। करेक्ट। 1600 लोगों के लिए जो खर्चा होगा 2000 के लिए होगा, सिर्फ खाने का खर्चा बढ़ेगा, बाकी अदरवाइज खर्चा नहीं बढ़ेगा। राइट, ओके, 100, बहुत बढ़िया। अच्छा, रेवेन्यू में जो ग्रोथ आई है 23-24% की दिख रही है, उसके पीछे क्या ट्रिगर्स रहे हैं? लार्जली आपने आंसर एकदम क्लियर हो गया कि 84 से 105%। और सर्टनली प्राइसिंग में भी आप देखेंगे ओवर अ पीरियड, हम जो हिस्टोरिकल प्राइस भी हमारी कंपनी का देखेंगे ग्रेजुअली, तो बढ़ते बढ़ते आज हम करीब 12,000 के आसपास पर पर्सन पर डे ऑल इंक्लूसिव पैकेज देते हैं। तो प्राइसिंग में कितना इंप्रूवमेंट आया है पिछले तिमाही से इस बार? ज़्यादा इफेक्ट नहीं आया है, बट 3 से 4% के आसपास है। 3 से 4% का रहा है। ओके, एक और चीज़ जो मैं जानना चाहता हूँ कि डेट सिचुएशन कैसी है कंपनी की इस वक्त? कितना डेट है और किस तरह से आप कम करने का प्लान कर रहे हैं? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका। अगर ग्लोबली हम बात करें, पहली बात तो विश्व में 4 कंपनियां टोटल लिस्टेड हैं, उसमें 3 विदेश में है और एक ही हम इंडिया में है। अच्छा, लिस्टेड 4 ही कंपनी है ग्लोबली, उसमें 3 बाहर हैं और एक हम इंडिया में हैं। दूसरा, उन कंपनियों की अगर हम बात करते हैं, अगर हम कंपैरिजन करते हैं, बिकॉज इंडिया में हमारा कंपैरिजन नहीं है, तो वो कंपनियों का जो भी नेटवर्थ है ऑर्गेनाइजेशन का, उसका करीब 70% लोगों के ऊपर डेट है। अच्छा, ये एक फैक्ट है विच इज देयर इन दी विच कैन बी वैलिडेटेड। एक फैक्ट है जिसको हम इसको सर्टिफाई कर सकते हैं। हमारे केस में हम लोग 0 डेट पर हैं। ये स्टेटमेंट इसलिए बोला जा रहा है, मेरी बुक्स में एक डेट दिखता है बट मेरा नेगेटिव वर्किंग कैपिटल मॉडल है, मीनिंग मैं एडवांस में पैसा लेता हूँ, मेरे पास 100-125 करोड़ हमेशा खड़ा रहता है। अच्छा। जब मैंने अप्रैल 2025 में जब स्काई और सन का एग्रीमेंट साइन किया, अप्रैल 25 में ही मुझे जब पैसा देना था, जो मुझे 2 मिनट सोचना नहीं पड़ा, एक्सेप्ट RBI अप्रूवल और जो प्रावधान रहते हैं उसको मानना। वो जैसे अप्रूवल आया, हमको 30 दिन में पैसा देना था, हम तो उससे नेक्स्ट डे दे सकते थे, पर RBI अप्रूवल हमने पेमेंट दे दिया। तो आप समझिए कि हमारा जो डेट है वो सामने हमारे पास कस्टमर एडवांसेस की FDs खड़ी रहती हैं। डेट का सोल ऑब्जेक्टिव ये था कि ये कंपनी 6 साल की थी। जब हम रेटिंग के लिए जाते थे तो हमको रेटिंग नहीं मिलती थी। स्ट्रगल होता है, आपके पास डेट की हिस्ट्री नहीं है। अच्छा, डेट नहीं तो रेटिंग नहीं मिलती। हमारे पास FDOD का इश्यू था, तो FDOD बोलते हैं हम कंसीडर नहीं करेंगे। तो हमने फिर FDOD को क्या किया, FDOD थी बैक्ड बाय 100% मार्जिन ऑफ FDs, हमने उसको वर्किंग कैपिटल दिखाया। तो फिर हमने डेट लेके आज हमारी रेटिंग BBB स्टेबल है, प्लस स्टेबल है, और ऑलमोस्ट वी आर ऑन द सेटिंग ऑफ माइग्रेटिंग इनटू द A1। जो अभी मेरा डेस्क जो भी अपग्रेडेशन होगा, मैं सोचता हूँ कि अपग्रेडिंग हो जाएगी। तो मैं प्राउडली बोलता हूँ कि हम लोग डेट फ्री एंटिटी हैं। थ्रू आउट 5 साल ले रहे हैं। ये जो 115 भी लिया है, लास्ट ईयर ही लिया है नवंबर दिसंबर में,
वो भी फॉर द पर्पज ऑफ रेटिंग ही लिया है। हमने फर्स्ट वेसल खरीदा इंटरनल अक्रूवल से खरीदा, सेकंड वेसल और थर्ड वेसल भी जो हमने लिया है वो इंटरनल अक्रूवल से लिए हुए हैं। हमने करीब 220 करोड़ रुपया सेकंड वेसल और थर्ड वेसल का दिया है। ओके हमारे केस में ये भी अंडरस्टैंडिंग जरूरी है कि हमने वेसल जो लिए हैं वो लीज पे लिए हैं। ओके हम 10 साल तक एक एक वेसल का करीब 160 करोड़ रुपए साल का देंगे। वो किराया देंगे? वो किराया देंगे, बट वो किराया इस तरीके से है कि आखिरी साल में मैं सिर्फ 1 रुपया मतलब 100 रुपये दूंगा, शिप मेरा बन जाएगा। तो अच्छा। टेक्निकली शिप विल बिकम माइन, इट विल बी माइन। अच्छा, तो मतलब आप एक तरह से इंस्टॉलमेंट दे रहे हैं। हाँ जी। लेकिन वो इंस्टॉलमेंट आपका खर्चे में नहीं जा रहा, अल्टीमेटली बाद में एसेट आपकी हो जाएगी। सिंस क्या ये हम समझना ओन ठीक नहीं है? कर रहे हैं तो हमारे खर्चे में जाएगा, मेरी प्रॉफिटेबिलिटी में, मेरे Right. EBITDA में एब्जॉर्ब हो जाएगा। बट जब आपकी लास्ट इंस्टॉलमेंट होगी तो एसेट आपके पास आ एसेट जाएगी। आ जाएगी बहुत अच्छी वैल्यू की, बट उसकी वो कैपिटलाइज वैल्यू कुछ नहीं आएगी, बिकॉज ओवर अ पीरियड आप उसको खा चुके हो। हाँ, बट हाँ, जब भी आप अगर बेचेंगे या उसको रिटायर करेंगे हाँ, तो जो तो पैसा आएगा वो आपका प्रॉफिट का, या जितने समय आप उससे काम लेंगे हाँ जी। उसका रेवेन्यू आता रहेगा। यस यस। तो आप समझिए आज हमने ये वेसल लिए हैं, जब हमारा एनसीएल के साथ में डील हुआ था तो हर वेसल की वैल्यू करीब $300 मिलियन, करीब 3000 करोड़ अगर 100 का एक्सचेंज रेट पकड़ते हैं हम। और हमने जो डील किया $160 मिलियन लीजिंग 10 साल। अच्छा। और वो भी प्रेजेंट वैल्यू पे मैं लेता हूँ तो मेरा पिक्चर, मतलब आप समझिए कि एक तो हमने 3000 करोड़ की असेट को 10 साल में स्ट्रक्चर करके 1600 में लिया, दूसरा हमने उसको लीजिंग स्ट्रक्चर में डाला, एक तो पीएनएल के थ्रू रूट हो जाएगा, और तीसरा उसकी प्रेजेंट वैल्यू अगर आज करता हूँ तो करीब $90 मिलियन, करीब 900 करोड़ समझिए। तो हम लोग बहुत स्मार्ट हैं। आपको 1/3 प्राइस में आपको वो एसेट मिल रही है। अच्छा, ये जो 2 एसेट नहीं आप खरीदने की बात कर रहे हैं जो आपने लीज पे ली है, हाँ जी। 2 नए शिप हैं आपके, हाँ जी, राइट? हाँ जी। ये कब तक आपके पास आ जाएंगे? इसका इम्पैक्ट आपके फाइनेंशियल में कब और कितना आएगा? बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। पहला पॉइंट, अप्रैल 2025 में जब हमने एग्रीमेंट साइन किया 2025, तब से वो शिप हमारे हैं। ओके। उसके माइलस्टोन पेमेंट्स होते हैं कि भाई आप एक कुछ समय बाद कुछ पैसा देंगे, कुछ समय बाद कुछ पैसा देंगे, कुछ समय बाद पैसा कुछ देंगे। स्काई, उसका हमको 16 मिलियन देना था, करीब 160 करोड़। ये शिप का नाम है? स्काई। हाँ। स्काई हमारे शिप है जो कि 9 सितंबर को हम इसकी डिलीवरी ले रहे हैं, ये 9 सितंबर को। ओके, 9 सितंबर अभी। हाँ, और 23 अक्टूबर से उसकी सेलिंग चालू है। ओके। बुकिंग उसकी अप्रैल 25 से चालू है, अप्रैल 25 मतलब? लास्ट ईयर से, बिकॉज आपने जिस दिन साइन, अच्छा, 1 साल पहले, सवा साल जिस पहले। दिन आपने एग्रीमेंट साइन किए, अच्छा, आपने बुकिंग आप लेना बुक शुरू कर कर सकते हो। अच्छा। और क्योंकि हमारा एक वेसल हमारा सन आ रहा है, वो आ रहा है 2027 में, अक्टूबर में, उसमें भी सेम अरेंजमेंट था, उसका भी हम लोग पैसा दे चुके हैं। एडवांस लीज रेंटल आपका एक स्ट्रक्चर होता है, आपको देना होता है 1 ईयर लीज रेंटल एडवांस। तो हम दोनों वेसल का कुल मिला के 22 मिलियन, करीब 220 करोड़ रुपए दे चुके हैं। और अनदर 2 माइलस्टोन पेमेंट, एक कुछ अभी अगस्त में आएगा, एक आपका नेक्स्ट ईयर फरवरी में आएगा। ओके। और फिर उसके बाद हमको पर जो मंथ है करीब 12-13 करोड़ पर मंथ एक वेसल का देना है। और वो मेरी ऑपरेटिंग कॉस्ट में से ही निकल जाएगा, मेरे प्रॉफिट में से ही आपको निकल कोई जाएगा। डेट लेने की उसके लिए मुझे कोई डेट लेने की जरूरत नहीं है। आज की डेट में भी जो मेरा डेट पड़ा हुआ है, अगर मैं चाहूँ तो उसको मैं इमीडिएट अभी ऊपर मेरे ऑफिस में जाऊँ और मैं पे कर सकता हूँ। ओके ओके। तो मुझे इशू नहीं है उसमें। अच्छा, एक चीज़ और समझाएं कि जैसा आपने कहा कि सितंबर में आपका एक वेसल और आ जाएगा। हाँ जी, हाँ जी, right? हाँ जी। उसके आने के बाद कितनी आपकी कैपेसिटी बढ़ जाएगी? पहले वो समझाएं, फिर मैं उसके बाद दूसरा वेसल कब आएगा वो भी समझना चाहता हूं। देखिए, पहले आज की डेट में एम्प्रेस में मैं फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग राउंड ऑफ कर रहा हूँ नंबर को, जैसे मेरे 796 को मैं 800 पकड़ता हूँ। 800 करोड़। आज की डेट में मेरे पास एम्प्रेस में 800 कमरे हैं। ओके। उसके अंदर में मेरे पास 69 प्रीमियम कैटेगरी कैबिन्स हैं। भारत के जितने भी, हम जो जनरली मानते हैं कि भारतीय खर्चा नहीं करते हैं, Correct. बट ये अंडरस्टैंडिंग ग्लोबली जो क्रूजिंग कंपनी वाले हैं उन सबका है, पूरा नोन फैक्ट है कि भारतीय लोग जब भी विदेश में जाते हैं सारे प्रीमियम, सारे एक्सपेंसिव केबिन भारतीय ही खरीदते हैं। अच्छा। ये एक नोन फैक्ट है। ओ ऐसा? अब हमारे पास में एम्प्रेस में 69 कैबिन्स ही हैं जो कि प्रीमियम है। ओके। लेकिन जब हम स्काई लेके आ रहे हैं उसमें हमने 269 कैबिन्स हैं। तो यहाँ ये आपको 2 पॉइंट क्रिटिकल हैं। पहला तो मेरा कैबिन साइज जो है, आज मेरे पास 800 है, स्काई में 1000 हो रहे हैं, तो 25% तो मेरी कैबिन की साइज बढ़ रही है। दूसरा मेरा क्या हो रहा है, प्रीमियम कैटेगरी कैबिन मेरे 400 गुना बढ़ रहे हैं। जो मेरे पास आज 69 है वो जाके मेरे 269 के आसपास, 250 के आसपास हो रहे हैं। तो अगर सिमिलर आइटिनरी जो आज मेरा एम्प्रेस चल रहा है, उसी आइटिनरी पे अगर मैं आगे फ्यूचर में भी एम्प्रेस की जगह पे अगर स्काई जो रन करने वाला है आगे, हमारा प्लान भी यही है, हम करीब करीब एम्प्रेस का 1.5 गुना रेवेन्यू करेंगे स्काई से ऑन सेम। अच्छा, Sky से 1.5 गुना? सेम प्राइसिंग, सब कुछ। तो मतलब अभी जो है उससे 2.5 गुना रेवेन्यू आपका वैसे हो जाता है, क्योंकि अगर जो आप अभी एम्प्रेस पे कर रहे हो तो कर रहे हैं, टेंटेटिवली होना चाहिए, 1.5 गुना और हाँ होना चाहिए। अब ये बताइए, दूसरा जो आपका एक और शिप है वो क्या नाम है? वो आ रहा है एम्प्रेस, अभी जो आएगा वो एनसीएल का सन, हमारा वो जो शिप है वो सन है। नेक्स्ट अक्टूबर में वो आ जाएगा। अक्टूबर कौन सा? अक्टूबर 27 27 अगले साल। अब वो भी उसका बुकिंग चालू है।
अच्छा, अभी शुरू इवन कर दी। ऑस्ट्रेलिया जा सकते हो, 34 दिन की आइटिनरी है जिसमें आप ऑस्ट्रेलिया जाइए, 16 अलग अलग कंट्रीज विजिट करिए। और शिपिंग का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट क्या है कि आपको चेक इन और चेकआउट नहीं करना है। आप सामान छोड़ा, उतरे, उस कंट्री की जो पोर्ट सिटी घूम के आ गए वापस। खाने का भी टेंशन नहीं है, ब्रेकफास्ट करके जाइए, घूम के आ जाइए, डिनर सब आप शिप पे कर लीजिए। अच्छा, वो अलग अलग कंट्री में जाने का पासपोर्ट वो जरूरत नहीं है। और शिप का एक स्पेशल रहता है, इनका जो क्लियरेंस होती है वो भी अलग होती है। अब जब स्काई आ रहा है तो स्काई में एक एडिशनल ये है कि स्काई में 25% कैबिन मोर है एम्प्रेस से, बट स्काई इज गोइंग टू मेक 50% मोर रेवेन्यू देन सन विल बी मेकिंग 50% मोर रेवेन्यू देन स्काई। अच्छा, बिकॉज सन में 450 प्रीमियम कैबिन्स है, अच्छा, जो आज 250 हैं वो 450 हो जाएंगे। तो अगर मैं बात करता हूँ कि अगर आगे चल के तो करीब करीब मैं 69 कैबिन्स के सामने मेरे पास में 1000 गुना मेरी प्रीमियम कैटेगरी इन्वेंट्री 2027 में हो जाएगी। आज 69 700 हो जाएंगे। 1000 गुना, 1000% मतलब 10 गुना हाँ, 10 टाइम बोल दीजिए। 10 टाइम्स बढ़ाना आसान काम नहीं है। हाँ जी। तो क्या वाकई में आपको इतनी मजबूत डिमांड दिख रही है क्या? क्योंकि कई लोग ये भी मानते हैं कि भाई हिंदुस्तान में कहाँ लोग क्रूज पे जाते हैं, क्या करते हैं। तो क्या आपको वाकई में इतनी स्ट्रॉन्ग डिमांड दिख रही है कि आप 10 गुना प्रीमियम कैपेसिटी बढ़ा देंगे फिर भी आपकी बिकेगी? सर क्या है ना, एक तो देखिए हम लोग मतलब हमने स्टार्ट कब किया था? कोविड में। हमने सारे तकलीफ मतलब जितनी हो सकती है किसी कंपनी के, किसी व्यक्ति के, अगर मेरी लाइफ में भी सोचूं तो जो भी है, हमने श्रीलंका भी देख लिया, हमने रशियन भी देख लिया। श्रीलंका क्या? श्रीलंका के अंदर भी जो पॉलिटिकल टर्माइल हुआ अच्छा, वो हाँ, अच्छा, और रशिया का युद्ध, वो अच्छा, रशिया युद्ध भी देख अच्छा, लिया। इसका इम्पैक्ट थोड़ा आता है? हमको कोई इम्पैक्ट हम देखिए, हम थ्रू आउट प्रॉफिटेबिलिटी है। हमने इंडिया पाकिस्तान वार भी देख लिया, हमने इंडिगो का भी चैलेंज देख लिया, और अभी का भी चैलेंज देख लिया। हमारा Q4 भी देख लीजिए, क्वार्टर वी हैव बीन परफॉर्मिंग, वी हैव बीन मेकिंग, हम प्रॉफिट कर रहे हैं, धंधा कर रहे हैं। तो जो आज क्या सा हो रहा है कि हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का विजन है कि क्रूजिंग को डेवलप करना है। 2037 में वो टारगेट लेके चल रहे हैं, एक नंबर लेके चल रहे हैं बड़ा कि क्रूजिंग का पॉपुलेशन। अच्छा, ओके। अगर हम अगर हम पूरे वर्ल्ड की क्रूज पॉपुलेशन की बात करें तो 4 करोड़ लोग क्रूजिंग पे ले जाते हैं, वो पूरे वर्ल्ड के सारे शिप फुल कर देते हैं। इंडिया का अगर हम एक परचेजिंग पावर, आदमी के खरीदने की अगर क्षमता पे अगर बात करते हैं तो हमारी गणित ये बोलती है कि 20 करोड़ लोग इंडिया में क्रूजिंग अफोर्ड कर सकते हैं, जो कि 5 गुना वर्ल्ड की क्रूजिंग डिमांड से मल्टीपल में है। मतलब यू कैन फिल 5x ऑफ द ग्लोबल क्रूजिंग पॉपुलेशन। फिर इंडियन जो गवर्नमेंट है क्रूज भारत मिशन के थ्रू, G20 के थ्रू, ये लोग जो अभी पोर्ट्स बना रहे हैं, तो डिमांड का इशू नहीं है, सप्लाई का इशू नहीं है, सिर्फ इशू था आपके इंफ्रास्ट्रक्चर का। जैसे 4 पोर्ट बन गए, अभी आगे 28 पोर्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और बना रही है। अच्छा। तो हमारा जो विजन है एक्सपांशन का वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ अलाइंड है। क्रूज भारत मिशन के इवेंट्स जनरल होते हैं, हमारे शिप पे उसका इनॉग्रेशन हुआ था। हमारे जो सीईओ है वो इनका जो इंडियन क्रूज लाइन एसोसिएशन है उसके वो चेयरमैन भी है। Okay. वो हर एडवाइजरी बोर्ड पर है, तो उनका हर बोर्ड में एडवाइजरी बोर्ड पे होने का और हर इनपुट देने का, और उनका 40 साल का अनुभव क्रूजिंग में ही है। इंटरनेशनल मतलब आप उनसे बात करेंगे तो आपको लगेगा उन्होंने आपको सेल करा दिया बात करते हुए। हाँ, मैंने उनको इंटरव्यू किया था IPO का, यर्गन साहब। यस यस, ही इज अ पर्सन हु ईट्स स्लीप्स एंड ड्रिंक्स क्रूजिंग। तो उनका बहुत बड़ा एडवांटेज है इंडिया को, और 100% डिमांड और सप्लाई का कोई चैलेंज नहीं है। थोड़ा सा इंफ्रास्ट्रक्चर का है, वो धीरे धीरे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फोकस कर रही है। अब एक चीज़ और इसमें बताइए मुझे, तो फिर अभी जैसे इंडिया की कोस्ट लाइन जो है मेरे ख्याल से वर्ल्ड में थर्ड सबसे बड़ी है, 11,500। क्या आपके जितने डेस्टिनेशंस हैं क्रूज के, हाँ जी, क्या वो और आप बढ़ा रहे हैं कि जितने हैं वही अभी हमसे सर्विस नहीं हो रहे हैं, वहीं डिमांड बहुत है? सी, डेस्टिनेशन की तो इंडिया में प्रॉब्लम नहीं है, बट उस डेस्टिनेशन पे जाने के लिए आपको पोर्ट और सुविधा लगेगी। बिकॉज शिप को लेके जाना उसके लिए एक पूरा एक इंफ्रास्ट्रक्चर लगता है। जैसे हमने बॉम्बे भी स्टार्ट किया तो हम हमारा खुद का पोर्ट रखते थे। तो जैसे 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 मैंने बताया कि इंडियन गवर्नमेंट 28-30 पोर्ट बना रही है, जैसे जगन्नाथपुरी भी बना रहे हैं, ओडिशा भी बन रहा है, दमन भी बन रहा है, दीव भी बन रहा है। इनका प्लान है कि आप कलकत्ता तक का भी एक रूट बनाएंगे। तो इंडियन गवर्नमेंट काम कर रही है और हमारा उसके साथ में अलाइनमेंट है, कोई इशू नहीं। हाँ, ये जिस तरह से आप बता रहे हैं, ऐसा मेरे को लगता है कि एक बार तो कहीं ऐसा शो मुझे आपके क्रूज पे आके करना चाहिए। क्रूज आप के बहुत ऊपर, बिल्कुल वेलकम है। और एकदम पूरे ऐसा लगे पीछे समुद्र है क्रूज पे, बिल्कुल आना चाहिए सर आपको। और कई बार मैं लोकेशन पे जाके करता हूँ तो एक कभी वो प्लान करेंगे। लेकिन हाँ, एक चीज़ और पूछना चाहता हूँ। हाँ जी सर। चूँकि इस पहली तिमाही की परफॉर्मेंस मजबूत रही है, ये मिडिल ईस्ट का वॉर वगैरह चल रहा है, जैसा आपने कहा कि हार्डली थोड़ा बहुत इम्पैक्ट कहीं कुछ पड़ता है, तो वो समझाइए। और पूरा साल ये फाइनेंशियल ईयर किस तरह का रहेगा कंपनी के लिए, इसके बारे में थोड़ा सा गाइडेंस दें। 2 आपके क्वेश्चन अच्छे हैं। पहला क्वेश्चन आपने बोला कि भाई पहला जो क्वार्टर जो रहा है, मेरा पहला जो क्वार्टर है उसमें अगर मैं कंपेयर करता हूँ तो मेरा 14-15 करोड़ का एक फ्यूल का इम्पैक्ट आया है। मतलब अगर खर्चा बढ़ है, अगर वो एब्जॉर्ब करता हूँ तो मेरा प्रॉफिट करीब 14 करोड़ से बढ़ जाता है।
अगर आप मेरे लास्ट ईयर के नंबर देखेंगे, हम लोग जब हमारी प्लानिंग करते हैं, हमारी प्लानिंग में हम एक क्रूज तो आपके भी ये फ्यूल कॉस्ट डायरेक्टली क्रूड के प्राइसेस के साथ लिंक रहता है। लिंक रहती है हमारा एक जैसे special एटीएफ वगैरह जो होते हैं उस तरह के। एटीएफ का भी प्रावधान हमारे पास में अभी नहीं है। मैं रिप्रेजेंटेशन करने की सोच रहा हूँ उसको एटीएफ के अंदर में। ये मेरा विजन है कि मैं उसको करता हूँ रिप्रेजेंट, ताकि एटीएफ का बेनिफिट मिल जाए। बट अगर इंटरनली आप बात करेंगे, जब हमारी प्राइसिंग हम डिसाइड करते हैं तो हम ये डिसाइड एक प्राइस करके डिसाइड करते हैं। और हमारा एक्सपीरियंस 5 साल का ये रहा है। जैसे लास्ट ईयर हमने जो, अगर आप 25 और 26 के नंबर कंपेयर करोगे तो 26 में हमने करीब करीब 10 करोड़ फ्यूल में सेविंग है हमारी। ओके। जबकि ये वॉर चलने की वजह से प्राइस बढ़ी है, उसको एब्जॉर्ब करने के बाद भी। तो ये अभी वॉर निकल जाएगा। और मैंने बताया आपको कि हमने कब चालू किया, हमने डिस्ट्रेस में अपॉर्चुनिटी देखी है। तो हम मतलब हमने सब कुछ देख लिया है। तो मुझे अभी नो लुकिंग बैक, वी आर गोइंग टू गो गिव बेटर रिजल्ट। और नंबर का जो आपने बोला, साल भर के लिहाज से एक जरा मुझे साल भर के लिहाज से आप देखिए कि स्काई जो है, बिकॉज मेरा पूरा ऐसा हीयर देखना चाहिए एक तो बिजनेस को पूरा ऐसा होल। और स्काई जो आएगा उससे हमको क्या बेनिफिट होने वाला है, एक तो मेरी रेवेन्यू, मैंने आपको बताया कि सितंबर से आपके रेवेन्यू आना नंबर आपके बढ़ से रेवेन्यू, मेरा कलेक्शन आ चुका है। लेकिन रेवेन्यू रियलाइजेशन अकाउंट होना बाकी है। वो एडवांस खड़ा है, वो कन्वर्ट होके सेल्स में आ जाएगा। प्रॉफिटेबिलिटी में इम्पैक्ट क्या आएगा सर, कि आज हमने एक्सपांशन के हिसाब से भी हमारे कुछ खर्चे नीचे बढ़ा रखे हैं। जैसे हमारा ऑफिस स्टाफ है, वो दूसरे खर्चे हैं, वो सारे अब 2 में बढ़ जाएंगे, आगे 3 में बढ़ जाएंगे। अच्छा, अलग वो नहीं बढ़ेंगे। अच्छा, वो नहीं बढ़ेंगे। और जो खुद का शिप का खर्चा है 35-40% मार्जिन है, वो रहेगा। तो ऊपर जो खर्चे हैं जो शोर साइड के, वो आज एक वेसल एम्प्रेस ओन कर रहा है, बाद में 2 ओन करेंगे, बाद में 3 ओन करेंगे। तो बेनिफिट सब्सटेंशियल है। और वो खर्चा करीब करीब 40% रहता है मेरा, मेरी रेवेन्यू का। तो उसके हिसाब से आपकी प्रॉफिटेबिलिटी में 100% मार्जिन में इम्पैक्ट आएगा। और हम लोग अक्टूबर 23 से करीब 1700 कैबिन, करीब 3500 पैसेंजर पर डे सेल कराएंगे 100% लोड फैक्टर पे। और अगर हम जाते हैं, मान लीजिए इंक्रीमेंटल पे जाते हैं, तो करीब करीब 4400 पैसेंजर ओके पर डे। तो आप गणित लगा सकते हैं, 4400 पैसेंजर, प्राइसिंग आपके सामने है, मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 100% लोड फैक्टर मुझे लगता है कि कोई चैलेंज नहीं होना चाहिए। और ओवर अ पीरियड हमारी जर्नी बताती है कि हमने लोड फैक्टर क्या रखा है। तो उसको डिस्काउंट भी करना है, किसी को भी करना है, तो मैथमेटिक्स इज वेरी इजी। बिल्कुल निशांत जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने स्पेशली नंबर्स को बहुत अच्छे से आसानी से समझाया। चार्टर्ड अकाउंटेंट है तो उसका फ़र्क पड़ता ही है, और हिंदी तो आपके बखूबी बोल ही लेते, तो हमारे दर्शकों को काफ़ी आज पूरी तरह से समझ में भी आया होगा। जो पहली तिमाही के दमदार रिजल्ट है, हम उम्मीद करते हैं कि अगले 9 महीने भी आपकी कंपनी के लिए मजबूत रहें। और सितंबर से जो आपका नया एक और शिप आ रहा है, उसका इम्पैक्ट भी आगे आने वाले सेकंड हाफ में देखने को मिला। थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद।